स्टूडेंट्स ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इससे पहले हमने हृदय का जो लेबल्ड डायग्राम था वो देखा था, और जो इसकी बाह्य संरचना होती है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो देखा था। तो आज अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना, उसके बारे में। तो अभी तक हमने देखो हृदय के अंदर देखा था कि हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इसके अंदर 2 नीले होते हैं और दो आलिंद होते हैं। तो ये जो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर हैं ये कहलाते हैं आलिंद। ये तो दोनों क्या है, आलिंद। और नीचे वाले जो नुकीले हैं उनको हम कहेंगे नीले। तो इसके अंदर, इसके अलावा ये तो है ही इसके अंदर, और ये जो अपने हृदय है इसकी जो दीवार है, इस दीवार में भी 3 प्रकार के आवरण हमने पढ़े थे, 3 प्रकार की भित्तियाँ पढ़ी थी। इसको हमने कहा था एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये 3 तरह की हमने लेयर पढ़ी थी। तो ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इनको अपन देख लेते हैं। इसके बाद में अपन आलिंद को और नीले को पढ़ेंगे। तो देखो जो हृदय है, उस हृदय की जो दीवार है, उस दीवार में 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। वो पहला कौन सा है, उसको अपन बोलते हैं एपिकार्डियम। एपी का मतलब होता है बाहर वाला, कार्डियम का मतलब हृदय। हृदय के बाहर वाला जो स्तर है इसकी दीवार में, खुद की हृदय की खुद की दीवार में। तो इससे पहले हमने एक बात और पढ़ी थी कि हृदय, ये तो हृदय है, इस हृदय की सुरक्षा के लिए बाहर की तरफ 2 हृदय आवरण और होते हैं। ये जो बाहर की तरफ इसके हृदय आवरण होते हैं उनको हमने कहा था पेरिकार्डियम। तो उसमें एक तो था पेराइटल पेरिकार्डियम और एक था विसरल पेरिकार्डियम। ये तो हृदय के बाहर है दोनों, और ये खुद हृदय हो गया। तो हृदय के बाहर भी 2 तरह के आवरण होते हैं जिनको अपने हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहा था। तो उस पेरिकार्डियम का जो आंतरिक आवरण है वही एपिकार्डियम का निर्माण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह आंतरिक हृदयावरण, जिसको हमने कहा था विसेरल पेरिकार्डियम, से ही बनता है। तो ये जो आंतरिक हृदयावरण होता है उसी से हृदय की जो बाह्य दीवार है वो बनती है, देखो। और ये एक सल की उपकला, उपकला जो ऊतक होता है उसकी एक परत से ये बनी हुई होती है। सल की उपकला से ये बनी हुई होती है। और इसकी अगर हम उत्पत्ति देखें तो ये मेसोडर्म जो होता है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये मेसोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। मेसोडर्म जो जनन स्तर होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है अगर इसकी ओरिजिन देखें तो। दूसरा इसका परत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी जो दीवार है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। तो ये मायोकार्डियम है, ये एक मोटा स्तर है, और ये बहुत ही स्पेशल हृदय पेशियों का बना हुआ था। हृदय पेशियों जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स से बना होता है। और देखो इनमें हृदय जो धड़कता है या उसमें जो संकुचन होते हैं, इसके अंदर संकुचन होता है, वो संकुचन इसी की मांसपेशियों के अंदर होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये परत है जो कि कार्डियक मसल या हृदय पेशियों से बनी हुई थी। इसका नाम है मायोकार्डियम, जो बीच में पाई जाती है, मध्य स्तर है ये कौन सा है, ये मध्य स्तर होता है, और मध्य स्तर होता है और मोटा स्तर है। ये आंतरिक आवरण से बनता है। और कौन सा स्तर है, ये बाहरी स्तर है, बाहरी स्तर है ये। हृदय का सबसे बाहरी स्तर एपिकार्डियम जो कि आंतरिक हृदय आवरण से बनता है, और मध्य स्तर हो गया मायोकार्डियम जो कि हृदय पेशी से बनता है। और इसका सबसे अंदर वाला जो स्तर है हृदय का उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। देखो एंडो यानी अंदर, तो एंडो का मतलब होता है अंदर वाला। तो हम कहते हैं कि यह हमारा जो हार्ट होता है उस हार्ट का सबसे भीतरी भीतरी स्तर है। और ये भी देखो सल की जो उपकला होती है, उपकला ऊतक से बना होता है, सल की उपकला से बना होता है। ये इसकी स्थिति है। हार्ट की सबसे भीतरी परत है और इस सल की उपकला से बना होता है। अगर इसकी ओरिजिन देखें तो ये एंडोडर्म से बनता है, एंडोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल, यानी एंडोडर्म से ये जनन स्तर जो होता है उसी से ओरिजिनेट होता है।
तो हृदय को और मजबूती देने के लिए यहाँ पर तो ट्राइकस्पिड वाल है, और ये इधर बाएं तरफ बाइकस्पिड वाल है, द्विवलनी कपाट, ये त्रिवलनी कपाट। इसी तरह से यहाँ से निकल रही है फुफ्फुसी धमनी और बाएं नीले से निकल रही है महाधमनी। तो इस फुफ्फुसी धमनी के चारों ओर और इस महाधमनी के चारों ओर और जो ये त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट है, इनके दोनों के चारों ओर एक संयोजी ऊतक का एक बैंड पाए जाते हैं, जो इसको मजबूती देता है, इनको आधार प्रदान करता है, इनको सुरक्षित रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हृदय की दीवारों में संयोजी उपकला ऊतक तो देखो होता ही है, इसके अलावा संयोजी ऊतक भी पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। हृदय में जो कोलेजन तंतु होते हैं, कोलेजन जो कि अपने इसमें संयोजी ऊतक के ही तंतु होते हैं, तो कोलेजन तंतुओं से बने सघन संयोजी ऊतक के चार, जिसको हम कहेंगे चार बैंड या वलय, जिसको हम कहेंगे रिंग पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। तो चार बैंड पाए जाते हैं या चार रिंग पाई जाती है, जिन्हें हम हृदय का कंकाल भी कहते हैं। हृदय का कंकाल भी कहते हैं। कंकाल क्यों कहेंगे? कि हृदय को सपोर्ट करेंगे, सब एक निश्चित आकार उसका बनाए रखेंगे और उसको मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि ये हृदय को सहारा हो गया, सपोर्ट, तो सहारा सपोर्ट व मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये जो चार बैंड पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये संयोजी ऊतक के जो कोलेजन तंतु होते हैं, जो बहुत ही मजबूत तंतु होते हैं, उससे बने होते हैं, जिससे हमारा हृदय है वो मजबूत भी होता है। अब इसमें फर्स्ट और जो सेकंड जो बैंड पाए जाते हैं, बैंड या जिसको अपन कहें वलय, वो कहाँ पाई जाती है? देखो, तो वो जो हमारी ये त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट है ना, इसके चारों ओर, मतलब हम ये कह सकते हैं त्रिवलन व द्विवलन कपाट के चारों ओर वलय के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ये एक त्रिवलनी कपाट है, इसमें तीन वलन होते हैं, और ये इधर वाला द्विवलनी कपाट है, तो इनके चारों ओर ये इस तरह से पाया जाता है, एक घेरा बनाए रखता है इस तरह से, तो इनको ये बहुत ही मजबूती देता है। तो एक ये रिंग बन रही है, देखो, तो फर्स्ट रिंग तो ये है और सेकंड रिंग ये हो गई, तो दो रिंग तो ये यहाँ पर पाई जाती है। ये देखो 8 की आकृति की होती है, 8 की आकृति, जो हम 8 लिखते हैं उस आकृति का ये होता है, तो 8 की आकृति में पाया जाता है। तो दो बैंड तो ये यहाँ हो गए, द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट के चारों ओर, जो इसको मजबूती दे रहे हैं, इसको सहारा प्रदान करेंगे। जो तीसरा बैंड होता है वो देखो, हमारे जो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दाएं नीले से, तो दाएं नीले से निकलती है, हमने पढ़ा भी था ये। तो फुफ्फुसीय धमनी के जो आधार होता है, फुफ्फुसीय धमनी के आधार के चारों ओर फुफ्फुसीय धमनी, या इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय कांड, पल्मोनरी आर्च, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्च। आर्च का मतलब एक चाप हो गया जो निकल रहा है, इसके आधार में। तो जहाँ से तो ये जो हमारे इस हृदय के जो नीले होता है, यहाँ से ये फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, तो इसके आधार पर यहाँ पर एक रिंग और पाई जाती है। तो तीसरा बैंड कहाँ पाया जाता है? फुफ्फुसीय धमनी या कांड के आधार के चारों ओर पाया जाता है। और चौथा बैंड पाया जाता है जो महाधमनी निकलती है, हमारी महाधमनी के आधार के चारों ओर, तो आधार के चारों ओर भी पाया जाता है। तो जहाँ से महाधमनी निकल रही, इस जगह से महाधमनी निकल रही, तो इसके चारों ओर भी ये पाया जाएगा। तो इस तरह से ये चार बैंड होते हैं, ये सभी संयोजी ऊतक के बने होते हैं, ये मजबूती देते हैं हृदय की दीवारों को और सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। अब अपन ले लेते हैं नीले और अलिंद के बारे में। देखो, तो हम देखते हैं कि हमारा हृदय है वो चार कक्षीय हृदय है, चार कक्षीय हृदय होता है,
जिसके अंदर 2 आलिंद होते हैं प्लस उसके अंदर 2 निले होते हैं। अब जो आलिंद होते हैं, इस आलिंद को अंग्रेजी में ओरिकल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आलिंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओरिकल। तो ये देखो, हमेशा जो हमारे जो आलिंद होते हैं, ये आलिंद है वो रक्त को ग्रहण करने का ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पर तो आता है शुद्ध रक्त, पूरे बॉडी से आ गया, और यहाँ से फेफड़ों से आता है शुद्ध रक्त। तो न जो दायां आलिंद है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त भरता रहता है या उसको ग्रहण करता रहता है, और बायां जो आलिंद है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त आता रहता है, अर्थात तो शुद्ध रक्त को ग्रहण करता रहता है। तो आलिंद का काम ही है रक्त को भरना, रक्त को ग्रहण करना। इसलिए हम आलिंद को ग्राही कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ग्राही कक्ष या रिसीविंग चेम्बर कहेंगे इनको। क्या कहेंगे? रिसीविंग चैम्बर। और जो हमारे नीले होते हैं, दोनों नीले, उन नीलेयों को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं उनको? वेंट्रिकल। तो ये जो दायां नीले है, ये क्या करता है? ये रक्त को देखो फुफ्फुस से धमनी के अंदर भेज देता है, जहाँ से फिर रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। और बायां नीले है वो शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी के अंदर भेज देता है। तो इन नीलेयों का काम ये है कि इनका काम है रक्त को भेजना, बाहर भेजना। एक नीले तो फेफड़ों में भेजता है, एक नीले पूरे शरीर में भेजता है। तो इनका काम होता है रक्त का वितरण करना। तो इस कारण इनको हम नीलेयों को क्या कहते हैं? वितरण कक्ष भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इनको कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर भी कहते हैं। अब एक चीज़ है, ये आलिंदों को हालांकि हमेशा कमज़ोर रहेगा, इन पर प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि इनको रक्त है वो आके भर गया, और रक्त को ये बस नील इस वाल को खोल कर त्रिवलन खुलेगा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, द्विवलन खुलेगा तो ये इधर बाएं नीले में आ जाएगा। तो इनकी जो दीवारें होती है वो नीलियों से थोड़ी कम मजबूत होती है, लेकिन नीलियों की दीवार है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इन एक नीले को तो फेफड़ों में भेजना होता है और एक नीले को पूरे बॉडी में भेजना होता है। अब जो बॉडी में भेजता है, जैसे बायां नीले है, ये जो बायां नीले है, इस बायां नीले को सबसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए इसकी जो बाएं नीले की जो दीवारें हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मजबूत होती है इस दाएं आपके जो नीले है उसकी। तो नीलियों की जो दीवारें हैं वो आलिंदों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव लगता है, क्योंकि वो रक्त को फेफड़ों में और पूरी बॉडी में भेजने का काम करते हैं। तो इसके बाद में देखो, हम फर्स्ट ले लेंगे आलिंद को, पढ़ेंगे अपन पूरे आलिंद को। तो फर्स्ट अपन अध्ययन करेंगे हमारा जो आलिंद है, उन आलिंदों का, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओरिकल। ये 2 होते हैं हमारे हृदय के अंदर। तो जैसा कि हम ये दोनों आलिंद है, दोनों आलिंदों के बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, जिसको अपन अंतर आलिंद पट कहते हैं। अंतर आलिंद पट। तो देखो, जैसे इस तरह से हम इसको बनाए कि ये हमारा हृदय है, मान लीजिए एक तरह से इस तरह के बना के देख रहे हैं हम। ये हो गया द्विवलन का पार्ट, ये हो गया त्रिवलन का पार्ट, और ये हो गया हृदय। तो ये ऊपर वाले दोनों आलिंद हो गए। अब होता क्या है कि इनके बीच में, दोनों आलिंदों के बीच में देखो एक पट पाया जा रहा है। इस पट को हम क्या कहेंगे? अंतर आलिंद पट। तो हम ये कहते हैं कि दोनों आलिंद के मध्य एक अंतर आलिंद पट पाया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि भ्रूणावस्था में क्या होता है, ये जो पट है ना, इसके जो दाईं तरफ है, ये जो दायां भाग है, ये होता है राइट साइड का, ये होता है लेफ्ट साइड का। तो इधर दाएं उधर इसके अंदर एक खड्डा होता है, इस तरह का एक खड्डा होता है। इस खड्डे इस खड्डे के अंदर एक अंडाकार छिद्र है यहाँ पे, इस खड्डे के अंदर। तो इस खड्डे को हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, और इसमें जो एक अंडाकार छिद्र पाया जाता है इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। ये भ्रूणावस्था के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये भ्रूणावस्था के समय ये काम करता है, ये छिद्र। तो देखो, दोनों आलिंदों में से एक अंतरालिंद पट पाया जाता है। इस पट पर दाएं आलिंद की ओर एक छिद्र पाया जाता है,
मतलब इधर दाएं साइड के अंदर इधर ये छिद्र पाया जा रहा है। देखो तो एक छिद्र पाया जाता है दाएं आलिंद की ओर, एक छिद्र क्या, एक अपना गर्त मान लेते हैं, पहले फिर लेते हैं छिद्र। दाएं इस पट पर दाएं आलिंद की ओर एक गर्त या जिसको अपन कहते हैं गड्ढा, क्या कहेंगे, गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस, उस गड्ढे को क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस। देखो फोसा का मतलब भी गर्त होता है और ओवेल का मतलब होता है अंडाकार। तो फोसा का मतलब हो गया गर्त और ओवेल का मतलब अंडाकार। तो अंडाकार एक गड्ढा है, एक गर्त है, उस गर्त को तो हम क्या बोलेंगे, फोसा ओवेलिस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, फोसा, ऐसे लिख देंगे इसको, फोसा ओवेलिस। तो ओवेल का मतलब अंडाकार और फोसा का मतलब खड्डा, तो इसको हमने कह दिया फोसा ओवेलिस। ये देखो ये खड्डा है एक अंडाकार, इस खड्डे के अंदर एक छेद होगा, उस छेद को हम क्या कहेंगे। तो इस गर्त में भ्रूणावस्था के दौरान एक अंडाकार छेद पाया जाता है, एक अंडाकार छेद पाया जाता है जिसे फोरामेन, ये याद रखिएगा, जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। तो ओवेल का मतलब हो गया अंडाकार और फोरामेन का मतलब होता है छेद। तो जो अंडाकार छेद है उसको हम क्या कह रहे हैं, फोरामेन ओवेल कहते हैं। देखो इसे एक साइंटिस्ट था जिसने खोजा था जिसको अपन कहते हैं बोटेली, तो इस कारण इसको फोरामेन बोटेली भी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट था बोटेली नाम का, बोटालो नाम का, इस कारण इसको फोरामेन बोटेली भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो जैसे हमारे इस दोनों जो आलिंद है, उन आलिंदों के अंदर जो ये जो सेप्टा है, इसके अंदर जो ये खड्डा पाया जा रहा है, इस खड्डे को तो हम कह रहे हैं, इस खड्डे को बोल रहे हैं हम फोसा ओवेल। ये अंडाकार एक खड्डा है, इस खड्डे के अंदर एक अंडाकार छेद है, इसको बोल रहे हैं अपन फोरामेन ओवेल या फोरामेन बोटेली। अब ये क्या काम आता है, देखो तो भ्रूणावस्था में हम जानते हैं कि फेफड़े काम नहीं करते हैं भ्रूणावस्था में। तो इस छिद्र से जैसे अशुद्ध रक्त यहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, तो अशुद्ध रक्त है वो जैसे निचली मासिरा है वो इसके सामने आकर खुलती है। तो निचली मासिरा से जैसे रक्त आएगा तो वो सीधा इस तरह से, ये वो रक्त है वो सीधा इस छिद्र से जाता हुआ इसे बाएं बाएं जो आलिंद है इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारा हृदय तो भ्रूणावस्था में काम करता रहता है, चारों चैम्बर काम करते रहते हैं और फेफड़े काम नहीं करते हैं, इसलिए ये छिद्र पाया जाता है। जैसे जन्म होता है, जन्म के बाद में या जन्म के समय ये छिद्र है वो बंद हो जाता है, जैसे फेफड़े काम करते हैं ये छिद्र बंद हो जाता है, तो ये स्थिति आती है। तो देखो इस छिद्र के माध्यम से इस छेद, कौन से छेद, जो फोरामेन ओवेल है, इस छिद्र के माध्यम से भ्रूणावस्था में जो निचली महाशिरा होती है, निचली महाशिरा जिसको अपन इन्फेरियर वेना केवा कहते हैं, से आया ऑक्सीजनित रक्त। अब देखिए हमारे सर्कुलेशन में भ्रूणावस्था में फ़र्क होता है। अब इसमें निचली महाशिरा में हमारे अंदर तो अशुद्ध रक्त आता है और वहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन से मिला हुआ शुद्ध रक्त आ रहा है। तो ऑक्सीजनित रक्त सीधे ही जो दायां आलिंद है, सीधे ही दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, प्रवेश कर जाता है। देखो तो ये निचली मासिरा शुद्ध रक्त लेगी, ये शुद्ध रक्त कहाँ से आया, देखो ये अपरा से आया है, अपरा होती है ना, अपरा भ्रूणावस्था, तो अपरा से शुद्ध रक्त आया और निचली मासिरा से आया और ये सीधा ही रक्त है वो यहाँ बाएं आलिंद में पहुँच गया, तो बाएं आलिंद में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते यहाँ से रक्त बाएं नीले में जाता है
और यहाँ से फिर बाएं नीले में आ गया, देखो नीचे आ गया, इस बाएं नीले में आ गया। अब यहाँ से ये रक्त महाधमनी में पहुंचकर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो देखो ये सीधा रक्त यहाँ रहता है, तो हमारा जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, हृदय पूरी तरह से काम कर रहा है। अब होता क्या है, जन्म के समय ये जो फोरामेन ओवेल ये बंद हो जाता है। ये क्योंकि हमारे फेफड़े काम करने लगते हैं, तब फेफड़े काम करने लगे तो इस छिद्र का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि फेफड़े काम करेंगे तो वहाँ पर शुद्ध रक्त फेफड़ों में जाएगा, फिर फेफड़ों से इस चैम्बर में रक्त आ जाएगा फुफ्फुस से शिराओं के द्वारा, तब इस छिद्र का कोई काम नहीं है। तो जन्म के समय फोरामेन ओवेल है बंद हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि तब जो हमारे लंग्स है वो लंग्स सक्रिय हो जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि काम करने लगते हैं। तो पहली बार जब जन्म होता है तो हमारे फेफड़े वो काम करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, तब जो हमारा जो बायां आलिंद है उसमें शुद्ध रक्त आएगा फेफड़ों से आके, तो बाएं आलिंद का जो दाब है, बाएं आलिंद का जो दाब है वो दाएं आलिंद से अधिक हो जाता है। जो बाएं आलिंद है, इस बाएं आलिंद का दाब दाएं आलिंद से ज़्यादा हो गया, इसका दाब ज़्यादा हो गया और इसका दाब कम है, तो ये दो यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये अंडाकार छिद्र है वो यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा। इधर से बाएं साइड जब प्रेशर लगेगा तो ये छिद्र है वो बंद हो जाएगा, तो दाएं आलिंद से अधिक हो जाता है और यह छेद बंद हो जाता है, ये छेद है बंद हो जाता है। लेकिन कई बार यह जन्म के बाद भी उपस्थित रहता है, तब इसे मतलब कोई डिफेक्ट कहेंगे इसको, तब हम इसे आलिंद, इसको हम कहेंगे देखो आर्ट्रियल सेप्टा डिफेक्ट। क्या कहेंगे? आर्ट्रियल सेप्टा डिफेक्ट कह देंगे कि इसमें कोई डिफेक्ट आ गया कहते हैं। इससे क्या होगा, ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा तो यहाँ से अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त में जाकर मिलता रहेगा, तो ये मिक्सिंग होती रहेगी। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे शरीर में अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो शिशु होता है, शिशु का शरीर वो नीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि अशुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिक्सिंग हो गए। ऐसे शिशु को हम कहेंगे जिसे हम ब्लू बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी, नीला शिशु भी कहते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं। और यह जो रोग होता है, ऐसा जो रोग है उसको हम कहते हैं साइनोसिस। क्या कहते हैं? साइनोसिस कहते हैं। तो ये स्थिति आती है जब ये छिद्र बंद नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा ये जो दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में देखो एक तो आती है ऊपर से महाशिरा, जो यहाँ की खुल गई, एक निचली महाशिरा आती है जो यहाँ खुल जाती है, और जो ये एक त्रिवलनी कपाट और निचली महाशिरा के छेद के पास यहाँ पर खुल जाती है। हृदय से जो अशुद्ध रक्त आता है उसको हम कोरोनरी साइनस। तो ये छिद्र किसका है? ये ऊपरी महाशिरा का है। ये छिद्र है वो निचली महाशिरा का है। और ये तीसरा जो छिद्र है ये है कोरोनरी साइनस का। तो ये यहाँ पर अशुद्ध रक्त को तीनों, यहाँ ये छिद्र है वो अशुद्ध रक्त को यहाँ ला के भर देते हैं। तो हम ये कह देंगे
कि जो दाएं आलिंद है, दाएं आलिंद में एक ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा को हम क्या कह रहे हैं, इसको प्री केवल वेन, या हम क्या कह रहे हैं इसको सुपेरियर वेने केवा। एक तो ये हो गई। एक निचली महाशिरा, निचली महाशिरा जिसको हम कह रहे हैं पोस्ट केवल वेन, पोस्ट केवल वेन, या इसको हम कह रहे हैं इन्फेरियर वेने केवा, तथा एक कोरोनरी। दाएं आलिंद में कौन कौन खुल रहा है, एक तो दाएं आलिंद में एक तो ऊपरी महाशिरा खुल रही है, एक निचली महाशिरा खुल रही है, और एक कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस कहाँ से शुद्ध रक्त लेके आएगा, ये हृदय से लेके आएगी, है ना। ये कहाँ से लेके आएगी, ये शुद्ध रक्त को हृदय से शुद्ध रक्त एकत्र करके लाएगी कोरोनरी साइन। तो कोरोनरी साइनस से अशुद्ध रक्त आता है, देखो ये अशुद्ध रक्त आ गया। तो तीन यहाँ पर आके खुल गई, एक तो ऊपरी महाशिरा, एक निचली महाशिरा, और खुद हृदय से जो शुद्ध रक्त आता है उसको कौन लेके आती है, कोरोनरी साइनस। देखो इन तीनों नलियों के मुख पर एक छेद होता है। तो छेद कहाँ कहाँ होता है, देखो तो जो ऊपरी महाशिरा होती है, ऊपरी महाशिरा, उस पर छिद्र होता है जिसको हमने कहा था हेवर्सियन कपाट। हेवर्सियन ने इसकी खोज की थी। जो निचली महाशिरा होती है, निचली महाशिरा, उस पर होता है यूस्टेकियन कपाट, यूस्टेकियन कपाट, ये याद रखिएगा। और जो कोरोनरी साइनस होती है, कोरोनरी साइनस, देखो इस कोरोनरी साइनस के मुख पर या छेद पर एक कपाट होता है जिसको हम कहते हैं थिबेसियन कपाट, थिबेसियन कपाट। तो इन तीनों की खोज, ऊपरी महाशिरा पर एक छेद है, निचली महाशिरा पर एक छेद है, और कोरोनरी साइनस के ऊपर एक छेद है। तो ऊपरी महाशिरा, निचली महाशिरा और कोरोनरी साइनस, तीनों के जो जहाँ पर ये तीनों नलियाँ हमारे दाएं आलिंद में आकर खुलती है वहाँ पर एक छेद होता है, और ये सभी अशुद्ध रक्त लेके आती है, और अशुद्ध रक्त को कहाँ छोड़ देती है, हमारे दाएं आलिंद में लाकर उसको भर देती है। देखो इसने भर दिया है। अब देखो ये बायां आलिंद हो गया, ये बायां आलिंद है हमारा, बायां आलिंद। अब इसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, तो इसमें प्रत्येक फेफड़े से दो नलियाँ आती है जिनको अपन फुफ्फुसीय शिराएँ कहते हैं। देखो ये ऐसी शिराएँ होती है जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, इसलिए टोटल कितनी आएगी, दो जोड़ी था 4। तो हम ये कह देंगे कि जो हमारा बायां आलिंद है, बाएं आलिंद में दो जोड़ी फुफ्फुसीय शिराएँ, तो ऐसी शिराएँ हैं जिनमें शुद्ध रक्त रहता है। ये अपवाद है एक, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। दो जोड़ी हो गई, यानी टोटल कितनी हो गई, 4। तो फुफ्फुसीय शिराएँ, फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा, ऐसे कर लो, फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजिनेटेड, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। तो शुद्ध रक्त आता है इनके छिद्र पर, इनके छिद्र पर कोई वाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कोई कपाट या वाल्व नहीं होता है। इन पर तो देखो सब पे एक एक वाल है, लेकिन जो फुफ्फुसीय शिराएँ आती है उन फुफ्फुसीय शिराओं पर कोई वाल कपाट नहीं पाया जाता है। तो प्रत्येक फेफड़े से दो आती है, देखो प्रत्येक लंग से दो फुफ्फुसीय शिराएँ शुद्ध रक्त लाती है, शुद्ध रक्त लाती है। तो टोटल कितनी हो गई इनकी संख्या, 4 हो गई। और ये अपवाद है, देखो ये अपवाद है, हमारी जो फुफ्फुसीय शिराएँ होती है, फुफ्फुसीय शिराएँ, इन शिराओं में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। बाकी आप जितने भी शिराएँ देखोगे उन शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। और हमारी फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त रहता है, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है। तो ये अपवाद है। तो आज हमने कम्प्लीटली जो हमारे जो आलिंद है उस आलिंदों के बारे में हमने चर्चा की है। तो ये हमने देख लिया इस चीज़ को।
अब एक हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम नीले के बारे में पढ़ लेंगे।